गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम राजस्थानी इतिहास अर्थात राजपूताना के इतिहास के सुपरस्टार की भांति वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जो समय था वो 28 फरवरी 1572 से 19 जनवरी 1597 के मध्य उनका शासनकाल था। और यदि गुहिल परंपरा में यानी गुहिल राज परंपरा में बात की जाए तो वे उनके 54वें शासक थे। जन्म उनका जयवंता बाई की कोख से 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। यद्यपि उनके पिता उदय सिंह द्वारा उनकी चहेती पत्नी भटियाणी रानी धीरबाई से उत्पन्न पुत्र जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित करने का उल्लेख मिलता है, लेकिन दरबारी सामंतों द्वारा उक्त निर्णय को बदलकर ज्येष्ठ पुत्र प्रताप को शासक पद पर नियुक्त करना मेवाड़ इतिहास में राजमहल की क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रथम राज्याभिषेक उनके होने का उल्लेख 28 फरवरी 1572 में होली के दिन गोगुंदा में हुआ। राज तिलक करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सलूम्बर के कृष्णदास चुड़ावत। वास्तविक राज्याभिषेक जो हुआ वो 1 मार्च 1572 में कुंभलगढ़ में, जिसे मेवाड़ की 5वीं राजधानी भी घोषित किया गया। साथियों, अकबर द्वारा जब इस तरह का विवाद हो रहा था मेवाड़ में, तो अकबर द्वारा जो जगमाल था जो कि उनके पिता उदय सिंह द्वितीय ने उत्तराधिकारी घोषित किया था, उनको जहाजपुर तथा पूर्वी सिरोही की जागीर भेंट में दी, क्योंकि फूट डालो राज करो की नीति के तहत ऐसा हुआ था। और वैसे यदि जगमाल का हम और जिक्र करें तो जगमाल द्वारा या जगमाल के नेतृत्व में अकबर ने एक युद्ध भी किया था जिसको दत्तानी का युद्ध बोलते हैं 1583 में। एक तरफ सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान, जिसे सिरोही के प्रताप भी कहा जाता है, की सेना थी। दूसरी ओर जगमाल और बीकानेर के शासक राय सिंह थे मुगलों की ओर से। इस युद्ध का परिणाम यद्यपि जगमाल के पक्ष में रहा, लेकिन युद्ध मैदान में ही जगमाल की हत्या अथवा मृत्यु का भी हमें उल्लेख मिलता है। डिंगल भाषा के महान कवि, डिंगल साथियों पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा, तो डिंगल भाषा के महान कवि दुर्सा आढ़ा का आरंभिक जीवन देवड़ा सुल्तान के संरक्षण में ही गुजरने और तथा उनका अंतिम जीवन फिर अकबर के दरबार में बीतने या बिताने का उल्लेख हमें मिलता है। प्रताप के यदि अन्य भाइयों में बात करें तो प्रमुख भाइयों में एक थे उनके शक्ति सिंह, जिनके लिए कवि गिरधर आसिया द्वारा शक्ति सिंह को समर्पित सगत रासो नाम से एक ग्रंथ की रचना का भी हमें उल्लेख मिलता है। अगर प्रताप के बचपन की बात की जाए तो बचपन उनका नाम कीका था, क्योंकि पहाड़ी जो भील लोग थे उनके लिए बच्चे के रूप में वो कीका शब्द का यूज करते थे। साहित्यिक नाम की बात करें तो पातल यानी महान योद्धा, और ये जो नाम दिया साथियों, ये दिया डिंगल भाषा के हेरोस की संज्ञा वाले बीकानेर मूल के पृथ्वीराज राठौड़, जो कि बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र और उनके बाद शासक बने राय सिंह के भ्राता थे, भाई थे। प्रताप को संज्ञा जो दी गई इतिहास में, उनमें एक तो नीला घोड़ारो असवार, मेवाड़ के रक्षक और मेवाड़ केसरी। साथियों, उनकी जो उपलब्धियां, उनके जो एक महान योद्धा के रूप में जो वर्णन मिला है, उनमें उनके लिए कहा गया कि उनके भाले का वजन 80 किलो था, तलवार का वजन उनका 25 किलो था, कवच का वजन 72 किलो था। यानी बहुत ही एक महान सैन्य गुणों से युक्त और बहुत ही गठीले शरीर के, मजबूत कदकाठी जिसको हम लोग राजस्थानी में बोल सकते हैं, के शासक। घोड़े का जो घोड़े थे उनके, उनमें एक तो चेतक था मालानी नस्ल का, जिसका दूसरा नाम केटक भी था। ये वास्तव में ये काठियावाड़ी नस्ल थी। एक त्राटक था और एक हमें एटक मिलता है। एटक, अगर चेतक की हम छतरी की बात करें तो बालीचा गांव में, जो वर्तमान में पाली जिले में पड़ता है, वहां पर उनकी छतरी है।
हाथियों के नाम की अगर बात करें उनके, तो राम प्रसाद, जो मुगलों ने बाद में उसे पीर प्रसाद नाम भी दिया था। और साथियों ऐसा मानते हैं कि इतनी स्वामी भक्ति थी राम प्रसाद में कि मुगलों ने जब उसको पकड़ लिया और उनको जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता था खिलाने की कोशिश की, तो उन्होंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और अपना जीवन त्याग दिया, लेकिन अपने को कभी, यानी प्रताप से बाहर, उन्होंने कंफर्ट फील नहीं किया। इतनी स्वामी भक्ति थी। दूसरा उनका, राम प्रसाद के बाद दूसरा जो हाथी था वो लूणा था साथियों, लूणा। अकबर के हाथियों की यदि बात की जाए तो गजमुक्ता, गजराज, हवाई जो अकबर का निजी हाथी था, मर्दाना मानसिंह का हाथी था। साथियों 1570 के अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में अन्य राजपूत शक्तियों के सापेक्ष मेवाड़ से अधीनता हेतु किसी भी प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने के कारण 1572 में जब उदय सिंह की मृत्यु हुई, तो उनके बाद शासक बने प्रताप पर अकबर द्वारा राजनीतिक एवं कूटनीतिक दबाव डालने की नीति की शुरुआत होती है। और इसके तहत अकबर ने प्रताप को मनाने हेतु, प्रताप पर प्रेशर कर रखने हेतु 4 दूत भेजने का हमें उल्लेख मिलता है, जिनमें पहला नाम मिलता है जलाल खां कोरची। नवंबर 1572 में वो प्रताप से मिले, लेकिन प्रताप की जो बहुत बड़ी खूबी थी साथियों, वो बहुत ही क्लियर माइंड था अपनी राज्य की रक्षा हेतु, अपने जनता की भावनाओं के अनुसार शासन करने हेतु, और वो अकबर के किसी दबाव में नहीं आना चाहते थे और नहीं कभी आए। मानसिंह कछवाहा द्वितीय व्यक्ति था जो उनके दरबार में पहुंचे, और जून 1573 में उदय सागर झील के किनारे उनकी भेंट होती है। भेंट से पहले प्रताप के जो परंपरागत सहयोगी थे उनको उन्होंने हराने का प्रयास भी किया, जिससे कि प्रताप पर एक नैतिक और सैन्य दबाव बढ़ सके। लेकिन प्रताप का यूं मान सकते फंडा बिल्कुल क्लियर था, वो किसी भी दबाव में आने वाले नहीं थे। और जो प्रताप के सहयोगी थे, महरावल प्रताप सिंह खुद जो बांसवाड़ा के शासक थे, रावत आस्करण जो डूंगरपुर के थे, उनको 1573 में वो सरनाल के युद्ध में पराजित करते, यानी मानसिंह कछवाहा। लेकिन साथियों इस घटना का या इन विजयों का प्रताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो किसी भी दबाव में नहीं आए। बल्कि ये माना जाता है कि जब उदय सागर झील के किनारे मानसिंह कछवाहा पहुंचते हैं तो उनके भेंट के लिए वो अपने पुत्र अमर सिंह को भेजते हैं, और स्वयं पेट में दर्द होने का बहाना कर नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो मानसिंह कछवाहा जो जयपुर के शासक थे की नीति का अनुसरण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की हुई थी और प्रताप इस मार्ग को किसी भी हालत में या किसी भी परिस्थिति में उनका अनुसरण नहीं कर सकते थे। साथियों मानसिंह प्रथम कछवाहा के बाद जो अकबर से और प्रताप से जो भेंट करने हेतु अकबर द्वारा भेजे गए दूत थे, वो थे भगवंत दास कछवाहा, जो कि मानसिंह प्रथम कछवाहा का पिता थे। ये सितंबर 1573 में पहुंचते हैं। और इनके बाद साथियों जो चौथे व्यक्ति वहां पहुंचे थे वो थे टोडरमल, दिसंबर 1573 में। और हमने ये पढ़ा भी है साथियों कि टोडरमल बहुत ही एक बुद्धिमान, यूं कह सकते हैं हम, अर्थशास्त्री थे। और अकबर की जो आर्थिक नीतियां थी, अकबर का जो दहसाला बंदोबस्त था, उनका बहुत जो जनक माना जाता है वो टोडरमल ही थे। और टोडरमल के लिए कहा जाता है कि अकबर से भी पूर्व वो शेरशाह के दरबार से संबंधित रहे थे। अब साथियों अगर हम प्रताप के इतिहास को और आगे पढ़ते जाएं तो उसमें उनका जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था वो था हल्दी घाटी का युद्ध, जो 18 जून 1576 में हुआ। और ये गोगुंद एवं खमनोर की पहाड़ियों के मध्य लोसिंगा गांव व बनास नदी के लगभग निकट रक्त तलाई नामक स्थान पर होने का उल्लेख मिलता है। साथियों युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार जो थे वो थे बदायूनी। उन्होंने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि आइन अकबरी यानी अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबारी विद्वान थे, ने इन्हें खमनोर के युद्ध की संज्ञा दी है। साथ ही कालांतर में ब्रिटिश मूल के राजस्थानी इतिहास के पितामह की संज्ञा वाले जेम्स टोड द्वारा
इस युद्ध को राजस्थान की थर्मोपल्ली की संज्ञा दी है, यानी बलिदान स्थली की संज्ञा दी है। और यदि एक अन्य इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की बात की जाए तो उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह व बाघ के यानी टाइगर के मध्य के युद्ध की संज्ञा दी है। साथियों, युद्ध का थोड़ा सा हम विश्लेषण अगर करें तो युद्ध से या युद्ध के समय अकबर अजमेर में उपस्थित थे, और अजमेर से ही, जो कि मुगल सूबा भी था और राजपूताना में अकबर का मुख्य केंद्र भी था, तो अजमेर से मुगल सेना अभियान की शुरुआत करती है। वो आगे बढ़ते हुए मांडलगढ़ में अपना पड़ाव डालती हैं। साथियों, मांडलगढ़ में सैन्य पड़ाव के बाद वो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मोलेला गांव, खमनोर, जो कि राजसमंद में पड़ता है, और आज भी मोलेला गांव साथियों अपने टेराकोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर मुगल तोपखाना को सजाते हैं वो, और फिर यहाँ से साथियों हल्दी घाटी पहुंचते हैं। और यदि हम प्रताप की बात करें तो प्रताप की युद्धकालीन अस्थायी राजधानी आवरगढ़ थी, जो उदयपुर में। और यदि युद्ध के समय प्रताप की शरण स्थली की बात करें तो कटार की गुफा थी, ये राजसमंद में पड़ती है। साथियों, छाजल की पहाड़ी उदयपुर में है, यहाँ प्रताप की छिपी हुई सेना का हमें उल्लेख मिलता है। और यदि प्रताप की सेना की हम रणनीति केंद्र की बात की जाए तो ढोलान गांव राजसमंद में वर्तमान में स्थित है, वहां पर प्रताप की सेना का रणनीति केंद्र था। साथियों, प्रताप के घायल सैनिकों की अगर कोई इलाज स्थली थी तो कोलियारी गांव, जो झाड़ोल उदयपुर में पड़ता है, वहां था। युद्ध में यदि प्रताप के सहयोगियों की बात की जाए तो ग्वालियर के राम सिंह तंवर, सलूम्बर के कृष्णदास चुड़ावत, ये वही कृष्णदास चुड़ावत थे जिन्होंने प्रताप का राज तिलक या राज्याभिषेक भी किया। बदनौर तहसील आसींद और भीलवाड़ा के रामदास राठौड़, बड़ी सादड़ी चित्तौड़ के झाला बीदा, जिन्होंने घायल अवस्था में प्रताप का मुकुट भी धारण किया था। ईडर के नारायण दास और साथियों तेलवाड़ा के झाला मान सिंह, ये प्रताप के प्रमुख सहयोगियों में थे। और यदि मुगल सेना और मेवाड़ी सेना के अनुपात की बात करें तो मुगल सेना और मेवाड़ी सेना का अनुपात था 5:3। साथियों, प्रताप की हरावल सेना यानी अग्रगामी सेना का नेतृत्व अफगान मूल के हकीम खां सूर द्वारा अपने पुराने और टूटे फूटे तोपखाना के साथ करने का उल्लेख मिलता है। चंदावल सेना, जो पश्चिगामी सेना थी, का नेतृत्व पूंजा भील या पूंजा भील द्वारा। हकीम खां सूर की छतरी साथियों हमें खमनोर में मिलती है, और इन्हीं के नाम पर फिर राजस्थान सरकार द्वारा एक पुरस्कार की भी घोषणा की गई थी। साथियों, महाराणा प्रताप पुरस्कार का संबंध राजस्थान के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से वर्तमान में। मुगलों की हरावल सेना की अगर बात की जाए तो मानसिंह प्रथम कछवाहा और आसफ खान ने की थी, और उनकी चंदावल सेना का नेतृत्व मिहितर खान ने किया था। ये मिहितर खान वही थे जिन्होंने, जब मुगल सेना भारी दबाव में थी युद्ध मैदान में और लगभग पराजय के करीब थी, तो ये माना जाता है कि अकबर के युद्ध मैदान में पहुंचने की झूठी खबर फैलाने वाले मिहितर खां ही थे। साथियों, कविराज श्यामल दास द्वारा युद्ध के दौरान मुगल सेना में 80,000 सैनिक तथा प्रताप की सेना में 20,000 सैनिकों का उल्लेख करने का हमें साक्ष्य मिलता है, और ये इस तरह के सवाल भी हमें राजस्थानी इतिहास में पूछे गए हैं। साथियों, अगर हम निष्कर्ष से विश्लेषण करें तो मुगल सेना से भी कहीं अधिक कंफर्ट थी पहाड़ी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में प्रताप की सेना, और बहुत ही तंग स्थान था ये हल्दी घाटी का। और युद्ध के अगर परिणामों की बात करें तो बहुत ही एक विवादास्पद परिणाम इतिहास में हमें मिले अलग अलग इतिहासकारों द्वारा। बल्कि यूं माना जाए कि राजस्थानी इतिहास की एक सी घटना है साथियों ये, जिसको राजनीतिक रंग देने का भी प्रयास हुआ, और जबकि ऐसा इतिहास में नहीं होना चाहिए। इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है,
और अधिक उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी जो अधिकांश बड़े इतिहासकार हैं उन्होंने इस युद्ध को एक अनिर्णीत युद्ध के रूप में भी माना है, और बल्कि अगर इसको और अधिक विस्तार से समझा जाए तो मुगलों द्वारा प्रताप को जीवित अथवा मृत रूप में अपने कब्जे में नहीं ला पाने तथा जीवन के अंतिम समय तक मांडलगढ़ एवं चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर प्रताप द्वारा पुनः अधिकार करने के कारण युद्ध की नैतिक विजय प्रताप के ही पक्ष में थी। साथियों, आपको इसी तरह से इसको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि एक बड़े संघर्ष के घटना चक्र थे ये, तो इसलिए यहाँ निर्णायक रूप से प्रताप पराजित नहीं हुए थे। आदिवासी भीलों सहित स्थानीय जनता को प्रताप द्वारा अपने संघर्ष में शामिल करना भारत के राष्ट्रीय आंदोलन हेतु प्रेरक साबित हुआ। यानी प्रताप की बड़ी अचीवमेंट ये भी थी कि उनकी जो जनता थी उनका पूर्ण समर्थन अपने शासक को था, और मुझे लगता है एक शासक के लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं है कि उनकी उनकी जो योजनाएं, उनकी जो युद्ध की कार्यशैली थी वो जनता की भावनाओं के अनुरूप थी, और उसका प्रतिनिधित्व करने वाले महान शासक प्रताप थे। और ये बाद में यानी कालांतर में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को भी इन्होंने प्रेरित किया। प्रताप द्वारा संकट के समय अपने परिवार के निवास के लिए धोलिया गांव उदयपुर में, जो हमें घास की रोटियों खाने का संदर्भ मिलता है, वो धोलिया और राजा गांव जो गोगुंदा में पड़ता है। साथियों, घासी रोटी ले भाग्यो, जो हमने बिलाव वाली जो घटना सुनी है वो धोलिया राजा गांव यहीं की वो घटनाएं थी। साथियों, अगर प्रताप के शस्त्रागार की बात की जाए तो वो गोगुंदा में स्थित मायरा की गुफा थी। प्रताप का कि जो हमें कांसे से बनी चेतक घोड़े की मूर्ति पर सवार रूप में एक महान योद्धा के रूप में जो ऐतिहासिक मूर्ति मिलती है वो फतेह सागर झील के किनारे मोती मगरी में मिलती है। मोती मगरी वही है जिनको कभी महाराणा उदय सिंह ने बनाया था, जो विंडसर महलों के नाम से भी प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना कृष्ण मोहन श्रीमाली द्वारा की गई थी। साथियों, अब हम थोड़ा सा युद्ध का विश्लेषण अगर करें तो एक और प्रताप की सेना थी, दूसरी ओर मुगल सेना थी, और प्रताप ने अपने महान घोड़े चेतक पर सवार हो जैसे ही हाथी पर सवार मानसिंह पर वार किया, यानी चेतक ने अपने दोनों पैर उठाकर हाथी पर रख दिए और प्रताप ने अपने भाले का वार जब मानसिंह पे किया तो वो किसी तरह से मानसिंह बच निकलते हैं, और लेकिन उनका जो हाथी की यानी पीठ पर सवार जो जिसको हम लोग इतिहास में बोलते हैं कि वो हाथी को चलाने वाला व्यक्ति था, उनकी हत्या हो जाती है। साथियों, इस वार में जब चूक जाता है, यानी जैसे ही ऐसा मानते हैं कि मानसिंह की हत्या नहीं हो पाई वहाँ, तो इतनी देर में घटना चक्र तेजी से बदलता है, और जो हाथी मानसिंह का था जिसको हमने पढ़ा था मर्दाना, उसकी सूंड में जहर में बुझी हुई जो तलवार थी वो उसे तेजी से घुमाते हैं और वो प्रताप के घोड़े चेतक पर लगती है, और इसी के साथ ये ज्ञात हो गया था प्रताप को कि अब घोड़ा जख्मी है और अब ये ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं होगा। तो फिर वो वहाँ से वापसी करने लगते हैं, और बड़ी तत्परता से उनके स्वामी भक्त सैनिकों ने, और जिसमें हमने अभी पढ़ा था झाला बीदा, उस घायल अवस्था में प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध में कूद पड़ते हैं। और साथियों, फिर वो मानसिंह की हत्या तो नहीं होती है, लेकिन प्रताप युद्ध मैदान से अपने घोड़े के साथ बाहर निकलते हैं। और यहाँ ये भी मैं बता दूं कि ये वही चेतक है जिसकी फिर हमें वो लंबी वाली छलांग जब वो नीचे उतरते हैं, और हमने जो पढ़ा कि उनकी छतरी जो हमने देखी कि बहुत ही महान घोड़े की जो स्मृति में कोई छतरी बनती है वो बालीचा गांव में हमें मिलती है। साथियों,
तो अगर युद्ध का हम विश्लेषण कर दोबारा से अगर हम इसका निष्कर्ष दें तो ये युद्ध निर्णीत युद्ध था। यद्यपि नैतिक विजय की अगर बात की जाए तो प्रताप की ही थी साथियों, क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन काल में मुगल अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। अब साथियों, प्रताप का हमें एक दूसरा युद्ध भी मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कुंभलगढ़ का युद्ध। 3 अप्रैल 1578 में ये हुआ था। मुगल सेना का नेतृत्व शाहबाज खां व प्रताप की सेना का नेतृत्व भाणा सोनगरा ने किया था। यह युद्ध मुगल सेना के पक्ष में था। अकबर द्वारा मेवाड़ के मुगल क्षेत्र पर सुदृढ़ नियंत्रण हेतु 4 सैन्य चौकियों की स्थापना का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक दिवेर राजसमंद में, दूसरी देसूरी पाली में, तीसरी देबारी उदयपुर में, फिर एक हमें देवल डूंगरपुर में मिलती है साथियों। ईडर के निकट जो चूलिया गांव है, ईडर साथियों बिल्कुल राजस्थान की सीमा के निकट गुजरात में स्थान है, और ईडर के निकट चूलिया गांव में शरण के दौरान प्रताप के मंत्री ताराचंद ओसवाल, जो सादड़ी पाली में स्थित जो सादड़ी उसके संस्थापक भी थे, यानी ताराचंद ओसवाल के भ्राता यानी भाई वे मेवाड़ के प्रधानमंत्री भामाशाह ओसवाल द्वारा 1580 में अपना सर्वस्व धन प्रताप को भेंट कर दिया था, जिसमें 20,000 सोने की अशर्फियां थी, जिन और लगभग 2.5 लाख रुपए चांदी के सिक्के थे। उक्त धन द्वारा अगर विश्लेषित किया जाए तो प्रताप अपनी 25,000 की सेना का 12 वर्ष तक संचालन कर सकते थे। भामाशाह ओसवाल को मेवाड़ के कर्ण या महान दानवीर या मेवाड़ के दानवीर की संज्ञा भी दी गई, और राजस्थान सरकार द्वारा फिर भामाशाह अवार्ड और पिछली सरकार द्वारा भामाशाह योजना हमने पढ़ी है का भी संचालन हुआ। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक चरित्र थे भामाशाह, जिसको हम लोग बोलते हैं भामाशाह ओसवाल। इनका पूरा परिवार समर्पित था मेवाड़ी राजघराने के लिए साथियों। जो और महत्वपूर्ण हमें ऐतिहासिक युद्ध मिलता है प्रताप का, वो था दिवेर का युद्ध। दिवेर हमने बताया अभी कि मुगल सैन्य चौकी भी थी। बीच में आपको बता दूं मैं कि प्रताप की जो युद्ध की जो सबसे बड़ी रणनीति थी वो थी छापामार युद्ध प्रणाली, और बहुत ही पारंगत थे उसमें, क्योंकि मेवाड़ की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, जो युद्ध करने की परिस्थितियां थी, उसमें सबसे कुशल योद्धा की भांति यदि कोई रणनीति थी तो वो यही छापामार युद्ध प्रणाली थी। और दिवेर का जो युद्ध हुआ अक्टूबर 1582 में विजयदशमी के दिन हुआ था, और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व सुल्तान खां, जिसके लिए माना जाता है कि वो अकबर के रिश्ते में चाचा भी लगते थे, और प्रताप की सेना का नेतृत्व उन्हीं के पुत्र अमर सिंह द्वारा किया गया। और इस युद्ध का साथियों परिणाम प्रताप के पक्ष में रहा। इसीलिए इस जीत को प्रताप की गौरव गाथा तथा जेम्स टोड द्वारा मेवाड़ का मैराथन भी कहा गया। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस युद्ध के पश्चात प्रताप ने स्वयं को एक महान योद्धा की भांति पुनर्स्थापित किया। प्रताप की यदि संकटकालीन राजधानी की बात करें साथियों, तो वो चावंड को कहा जाता है। चावंड उदयपुर की सराड़ा तहसील के घने जंगलों पहाड़ी क्षेत्र में स्थित थी। सराड़ा को मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है। और इस सवाल ये भी पूछा जाता है कि प्रताप की संकटकालीन राजधानी का समय क्या था। तो 1585 से 1615, 1615 में फिर ध्यान है आपको कि मेवाड़ मुगल संधि होगी जहांगीर और अमर सिंह प्रथम के मध्य, और फिर अमर सिंह प्रथम को इस मेवाड़ मुगल संधि के तहत चित्तौड़ को राजधानी बनाने का अधिकार मिलेगा, यद्यपि मुगल नियंत्रण में। राठौड़ सरदार लूणिया चावंड या चावंडिया से छीनकर उसे राजधानी बनाया था, यानी चावंड को जिनसे उन्होंने जीता वो राठौड़ वंशी सरदार लूणिया चावंड थे। प्रताप द्वारा चावंड में बहुत सारे निर्माण यानी उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों का हमें उल्लेख मिलता है, जिनमें उन्होंने चामुंडा माता मंदिर का निर्माण, भामाशाह का महल। जबकि यदि सवाल पूछ ले साथियों कि भामाशाह की हवेली कहाँ है, तो चित्तौड़ दुर्ग आपको करना है, नीलकंठ महादेव मंदिर। और एक विशेष बात यह है कि मेवाड़
कि चावंड चित्र शैली की शुरुआत भी इसी समय होती है, यानी प्रताप के समय होती है। इससे हमें यह भी ज्ञात होता है कि भारी संकट, भारी संघर्ष, और जो हम समझ पा रहे हैं कि एक डिस्टर्ब फेज है राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से, वहीं उस संकट के दौर में भी, उस संघर्ष के दौर में भी प्रताप के काल में बहुत सारी सांस्कृतिक उपलब्धियां हमें मिलती हैं, जिनमें चावंड का ये पूरा का पूरा जो हमें एक इतिहास मिलता है, वो हमें इसका बड़ा साक्ष्य प्रस्तुत करता है। साथियों, उनके दरबारी अगर चित्रकार की बात की जाए तो नासिरुद्दीन या निसारदी थे, जिनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमें ग्रंथ मिलता है चित्र का, वो है रागमाला। यद्यपि रागमाला को जो पूर्ण किया वो 1605 में प्रताप के पुत्र अमर सिंह के काल में किया। अमर सिंह के काल को ही चावंड चित्र शैली, यानी मेवाड़ की जो चावंड चित्र शैली थी, उसको स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। और साथियों, हमने ये भी पढ़ा कि प्रताप की जो मृत्यु हुई वो बड़ी दुखद परिस्थितियों में, क्योंकि वो हम जानते हैं कि धनुष प्रत्यंचा जब चढ़ा रहे थे तो अचानक वो हादसा होता है और प्रताप की मृत्यु हो जाती है। साथियों, बहुत ही जीवट, बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी थे। और अगर उनकी छतरी की बात करें तो हमसे पूछा जाता है सवाल, तो यह 8 खंभों वाली छतरी केजड़ बांध के निकट बांडोली में है, उदयपुर में। साथियों, अगर प्रताप के दरबारी विद्वानों की बात की जाए तो बहुत बार हमसे सवाल पूछा गया है। चक्रपाणी मिश्र बड़ा नाम था, जो मथुरा मूल के थे, और उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक विश्व वल्लभ, जो उद्यान वानिकी से संबंधित थी, दूसरी पुस्तक मुहूर्त माला, और तीसरी पुस्तक थी साथियों राज्याभिषेक पद्धति, और एक अन्य पुस्तक उनकी थी व्यवहार आदर्श। तो चक्रपाणी मिश्र से सवाल पूछे गए, उनकी पुस्तकों से सवाल पूछे गए विश्व वल्लभ। अभी 2018 RS मेंस में सवाल पूछा गया था विश्व वल्लभ। उनके अन्य दरबारी विद्वानों में हेम रतन सूरी थे। यद्यपि हेम रतन सूरी जो थे, उनके मंत्री ताराचंद ओसवाल के संरक्षण में रहते थे, और उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना जो 1589 में रचित हुई, गोरा बादल पद्मनी चौपाई। साथियों, मलिक मोहम्मद जायसी के बाद यदि पद्मनी की कोई कथा हमें मिलती है तो वो इसी ग्रंथ में मिलती है, गोरा बादल पद्मनी चौपाई। अब एक और हम विश्लेषण करेंगे कि अकबर द्वारा प्रताप के विरुद्ध कितने सैनिक अभियान भेजे गए थे। साथियों, कुल 7 सैनिक अभियान भेजने का उल्लेख है, जिनमें जून 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में, नवंबर 1576 में स्वयं अकबर के नेतृत्व में, अक्टूबर 1577 में शाहबाज खां के नेतृत्व में। और ये सवाल भी पूछा गया है कि सर्वाधिक अभियान किनके नेतृत्व में भेजे गए थे। तो साथियों, ये शाहबाज खां थे। इनके नेतृत्व में 3 सैनिक अभियान भेजे गए थे। मैंने पहले बता दिया आपको, 1577 में था, फिर अप्रैल 1578 में था, और तीसरा साथियों नवंबर 1579 में, यानी शहबाज खां के नेतृत्व में कुल 3 सैनिक अभियान भेजने का उल्लेख मिलता है अकबर द्वारा, यानी मुगलों द्वारा। और 5वां अभियान, बल्कि 6ठा अभियान साथियों था फरवरी 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना। हम सब जानते हैं अब्दुल रहीम खान खाना महान कवि, साहित्यकार, प्रशासक और सेनापति भी थे। अब्दुल रहीम खान खाना बैराम खां के पुत्र थे। और साथियों, जब इनके नेतृत्व में भेजा गया था तो उदयपुर के निकट एक जगह थी शेरपुर, यहाँ अमर सिंह ने उनके परिवार को बंदी बना लिया था। लेकिन ये भी प्रताप के महान चरित्र, बहुत ही संवेदनशील, महिलाओं के प्रति सम्मान का सूचक था कि उन्होंने, यानी प्रताप के निर्देश पर, फिर अमर सिंह प्रथम को, यानी उनके पुत्र को, अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को छोड़ना पड़ा। यानी प्रताप का बहुत ही विशाल हृदय था, और महिलाओं के प्रति उनके जो मन में सम्मान था वो अद्भुत था। साथियों, अंतिम जो सैनिक अभियान था मुगलों की ओर से, वो था
5 दिसंबर 1584 में जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। जगन्नाथ कछवाहा साथियों भारमल का पुत्र था और ऐसा मानते हैं कि वो वहीं मेवाड़ क्षेत्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं पर उनकी 32 खंभों की हमें छतरी भी मिलती है। सीमित संसाधनों के बावजूद जीवन पर्यंत अपनी आन बान शान, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा तथा मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अधीनता यानी मुगल अधीनता स्वीकार नहीं करने और अनवरत संघर्ष रत रहने के कारण भारतीय इतिहास में प्रताप सदैव अमर रहेंगे। ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धा का सूचक है। और प्रताप की अनेक प्रेरक कहानियां राजस्थानी जनमानस में, राजस्थानी कहावतों में, राजस्थान के इतिहास में हमें मिलती है। साथियों प्रताप अपने आप में एक संदेश है और उनका जीवन, पूरा जीवन जो अनवरत संघर्ष उन्होंने किया वो एक प्रेरक या प्रेरणा का स्रोत है। तो आज हम साथियों इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और आप इस टॉपिक को जितना संभव हो सके और अधिक सुदृढ़ करेंगे, क्योंकि प्रताप पर हमेशा, चाहे आपके एकेडमिक एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम हो और चाहे साथियों कभी किसी इंटरव्यू में आप पहुंचेंगे, वहां भी प्रताप से बहुत सहज भाव से सवाल पूछे जाते हैं। जय हिंद साथियों।